आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और लगातार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हम वही जानकारी आपके लिए लेकर के आते हैं जिसको लेकर के हम कंफर्म्ड होते हैं, मुतमईन होते हैं कि ये सही है। कोई काइट फ्लाइंग नहीं है, हम पतंगबाजी नहीं करते हैं। किसी भी तरफ हमारा जो रिपोर्टाज है इस पूरे मामले में झुका हुआ नहीं है। कुछ जानकारियां जो निकल कर के आ रही हैं इस पूरे मामले में वो थोड़ी सी चिंता पैदा कर देने वाली हैं। जाहिर सी बात है, अब सब जानते हैं कि इस ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। 13 लोग थे, बाकी 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है। 15 लोगों की मौत हुई है और लगातार जो एजेंसीज हैं वो धर पकड़ में लगी हुई हैं। लेकिन जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये जितने भी लोग थे, चाहे वो मुजम्मिल गनई हो, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, चाहे वो आदिल रादर हो, ये सब लोग आज से नहीं, मतलब शुरू 1-1.5 साल से नहीं, पिछले 3-3.5 साल से एक प्लानिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे पहले उन्होंने ग्रुप बनाया, फिर पैसे इकट्ठा करने लग गए धीरे धीरे, फिर यहाँ तक जो बात थी कि विचारधारा अलकायदा की होनी चाहिए, आईसिस की होनी चाहिए, ये सब कुछ हो रहा था। इनफैक्ट जानकारी तो ये भी मिली है कि डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की भी गया था किसी के साथ, और यहाँ वहाँ से ये भी प्लान था कि तुर्की से अफगानिस्तान जाना है ट्रेनिंग के लिए, फिर वो हुआ नहीं। तो ये सब सारी बातें चल रही थी। बाकायदा इनको फ़ोन पर, टेलीग्राम पर वीडियोस भेजे जाते थे कि आप घर में बैठ कर के बम कैसे बनाएं। वो कुछ 40 वीडियो हैं, वो मुजम्मिल, जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसके फ़ोन से एजेंसीज ने रिकवर भी कर लिए हैं। और जो एक AK-47 मिली है वो भी एक चिंता की बात है कि कैसे इनके पास AK-47 आ गई। क्या भारत में कहीं AK-47 बिकती है? और जाहिर सी बात है बिकती तो नहीं है, बैंड है, लेकिन फिर भी इनके पास कैसे मिली, ये एक बात जो है थोड़ा चिंता पैदा कर देने वाली है। और इसे एजेंसीज भी कह रहे हैं मल्टी लोकेशन कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक, मल्टी लोकेशन कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करने की इनकी मंशा थी। तो कई जगह जो है ये लोग ब्लास्ट करना चाहते थे और ये सब फिदाइन ब्लास्ट करना चाहते थे। तो उमर, जब इनका मॉडल बस्ट हो गया, जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से, जब हरियाणा पुलिस ने मुजम्मिल को पकड़ लिया, पहले पहले कश्मीर में कुछ लोग पकड़े गए, फिर आदिल, और फिर मुजम्मिल जब पकड़ा गया, विस्फोटक रिकवर हुआ, उसके बाद उमर ने कहा कि अब जो है, जितना विस्फोटक है उससे जितनी वो क्षति कर सकता है, जितना वो नुकसान कर सकता है वो करता है। अब जो जानकारी मिले हैं वो इतनी चौंका देने वाली है। एजेंसीज बता रही हैं कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते थे। बहुस्तरीय हैंडलर चेन और कई स्थानों पर एक साथ हमले की प्लानिंग इनकी चल रही थी। ये भी बताया कि जो उमर नबी है, जो गाड़ी चला रहा था, वो वो 4 मुख्य आरोपियों से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर आदिल रादर अनंतनाग, डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ और मुफ्ती इरफान अहमद। पता चला है कि जो ये मुजम्मिल था, इसने 5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी और बाद में वही AK-47 आरोपी जो आदिल रादर है, जो सहारनपुर में था, उसके लॉकर से मिली। और ये भी पता है कि भारत में पहली बात तो अब ये चिंता की बात है कि AK-47 बिक रही है और 5 लाख में बिक रही है, और 5 लाख में बिकने के अलावा ये लोग रखे हुए हैं अपने घरों में। तो सोचिए कि AK-47 किसी भी दिन निकाल के सरफरा चला देता लोगों पर, और जिन 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 कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे वहाँ पर चला के लोगों को मार देते, तो बहुत चिंताजनक बात है। अच्छा, कई हैंडलर्स थे और हैंडलर्स को लेकर के इनके आपस में मतभेद की भी बात आई है, जिसमें मुजम्मिल है वो एक अलग हैंडलर के साथ काम कर रहा था, और वहीं डॉक्टर उमर, जिसने कार में धमाका किया, वो एक अलग हैंडलर से बात कर रहा था। तो 2 प्रमुख हैंडलर मंसूर और हाशिम के ऊपर एक सीनियर सुपरवाइज़र था जो पूरे मॉडल को कंट्रोल कर रहा था। और ये प्लानिंग इन लोगों की चल रही थी, और वही बम बनाने की ट्रेनिंग और कुछ ऐसी इन्फ्लेमेटेड जब वीडियोस भेजते थे जिससे और लोगों को ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ये सब सारी प्लानिंग इन लोगों की चल रही थी। 2022 में मुजम्मिल, आदिल और एक अन्य आरोपी मुजफ्फर अहमद तुर्की गए थे, जहां उन्हें तहरीके तालिबान पाकिस्तान से
जुड़े उकाशा नामक व्यक्ति के निर्देश पर अफगानिस्तान जाना था, पर वो हो नहीं पाया, कुछ बात हो गई। अब फिर इनको बोला कि नहीं देखिए ऐसा है, शक में आ जाएंगे तो हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, आईडी की ट्रेनिंग। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन पढ़ते थे और उमर जो है इसको स्पीयर हेड करता था। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये लोग थे सब लोग, और इसमें आपस में इनके मतभेद भी थे, और मुजम्मिल और उमर के बीच पैसे को लेकर के झगड़ा भी हुआ था, और झगड़ा कुछ लोगों के सामने हुआ था, और कुछ छात्र इसके साक्षी भी हैं कि इन लोगों की आपस में कहासुनी हुई थी। और उसके बाद, झगड़े के बाद, उमर ने अपनी लाल इको स्पोर्ट्स कार जिसमें पहले विस्फोटक मौजूद था उसे मुजम्मिल को सौंप दिया था। ये तो हम बता ही चुके हैं कि कई जो है लोकेशन पर इन लोगों का हमला करने का प्लान था, और 2 साल से चल रही थी। 6 दिसंबर 2025 टारगेट का दिन था, ट्रेनिंग हो गई थी, विस्फोटक इकट्ठा हो गया था, आईडी भी रिकवर हुई है, केमिकल्स भी रिकवर हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। अब मतभेद भी था कि भाई ये लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ है उनमें आपस में इन दोनों में आईसिस और अलकायदा को लेकर के मतभेद था। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। इसमें एक वागे है, वो वागे जो है उसको छोड़कर सबने जो है अफगानिस्तान जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने घर पे ही लक्ष्य खोजने का फैसला किया, और 2023 से ही आईडीज पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। अब ये भी खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी मॉड्यूल है उसकी विचारधारा, उसके फाइनेंस और हमले के तरीके को लेकर के इन लोगों में आपस में मतभेद था। जो डॉक्टर उमर है वो इस गुट से अलग राय रखता था, और इसने इन लोगों की आपस में इतनी बातचीत हो गई कि अक्टूबर की शुरुआत में आदिल रादर की शादी थी कश्मीर में, और इन लोगों की लड़ाई हो गई थी, तो उमर जो है आदिल रादर की शादी में भी नहीं गया था। मतलब मतभेद हो गए थे इन लोगों के तमाम, तो उमर शादी में नहीं गया था। और जो मुजम्मिल गनई, आदिल रादर और मुफ्ती इरफान वागे अक्सर जो है उमर की विचारधारा से अपना इत्तेफाक नहीं रखते थे। उमर नबी का झुकाव आईसिस की ओर ज़्यादा था और बाकियों का अलकायदा की ओर ज़्यादा था। आईसिस का लक्ष्य है कि खिलाफत स्थापित करना, करीबी दुश्मन को निशाना बनाना, और जो उमर था वो अपने आप को कश्मीर में बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी अपने आप को मानता था। वो उसके आइडियल थे, और उसने बोला कि मैं इनका उत्तराधिकारी हूँ। अब ये भी जो है निकल करके सामने आ रहा है कि जो अलकायदा की विचारधारा है वो पश्चिमी संस्कृति और दूर के स्थानों पर हमला करने पर जोर देता है। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। वागे को छोड़कर सब कोशिश कर रहे थे कि चले जाएं, और रिसर्च चल रहा था। एक और पैसे को लेकर के इनके ग्रुप के बीच में मतभेद था। धन का, पैसे का एक बड़ा हिस्सा शाहीन शाहिद अंसारी से आया था, जो गनई का अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सहयोगी थी और गिरफ्तार आरोपियों में से भी एक है। जहाँ से पता चलता है कि शाहीन शाहिद ने क्राउड फंडिंग की और 20 लाख रुपए जुटाए क्राउड फंडिंग से। उसे जेएम के महिला भर्ती विंग जमात उल मोमिनात से भी जोड़ा गया है। इसकी हमें कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो हम वो नहीं आपको बता सकते हैं, और देखना होगा आगे क्या होता है। वहीं मौलवी इरफान वागे को हिरासत में लिया गया, और तो वहीं से सारी बात खुलनी शुरू हुई। 18 अक्टूबर को कश्मीर के काजी कुंड में समूह के बाकी सदस्यों का मतभेद खत्म करने के लिए मुफ्ती वागे जो है कोशिश कर रहा था कि इन लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, इसमें एक करते हैं, बैठ जाते हैं। और जो उमर था वही एक आदमी था जो विद्रोही था इस ग्रुप में कि नहीं मैं आईसिस की विचारधारा, पैसे को लेकर के मतभेद, विचारधारा को लेकर भी मतभेद, और डॉक्टर उमर थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव भी था। तो ये भी आ रहा है कि जब वागे गिरफ्तार हुआ तो फिर बाकी लोग धीरे धीरे गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बताया कि विस्फोटक रसायन
इन्फ्लेमेशन वाली जो कुछ सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तार, रिमोट कंट्रोल शामिल थे। और यहीं पर उमर जो है बैठ करके वो कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो ये जानकारी जैसे जैसे निकल कर के आ रही है, देखिए अब जो ब्लास्ट है वो तो हो गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज की भी कुछ कमियां हैं जो उजागर हो रही हैं। एक बात का जवाब नहीं मिलता कि भाई 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद पकड़ा गया, उसे वहाँ क्यों ले जाया गया, नौगाम श्रीनगर, जहाँ फिर दूसरा ब्लास्ट हो गया, इसमें 9 लोग मर गए। ये बात परे है कि भाई जो फॉरेंसिक टेस्ट करना था, देश की राजधानी यहाँ है, आप यहाँ ला करके तमाम कहीं ऐसी जगह रखते जहाँ अगर ब्लास्ट भी होता है तो लोग कम से कम ह्यूमन लॉस होता। आप नौगाम पुलिस स्टेशन ले गए, वो भी रिहायशी कॉलोनी में, इसका जवाब नहीं मिलता। वैसे पुलिस तो प्रशासन कह रहा है कि सैम्पलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हो गया और एक हाई लेवल इंक्वायरी की गई है। वहीं दूसरी तरफ अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो सैकड़ों छात्र हैं, उनके भविष्य पर तलवार लटक गई है। हमने पिछले वीडियो में बताया कि अल फलाह के जो चेयरमैन हैं जावेद सिद्दीकी, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने करी है। वो गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो हुई है, और उनके घर पर महू जो इंदौर में है वहाँ पर बुलडोजर चलाने का नोटिस भी दे दिया गया था, लेकिन वो हाई कोर्ट से स्टे हो गया तो बुलडोज़र नहीं चल पाया। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये जो सारे लोग थे वो निकल गए आतंकी, तो उसमें बाकी बच्चों का तो कसूर नहीं है। एक अनपॉपुलर बात ज़रूर हो सकती है कि बाकी जो सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं उनका तो कोई किसी मॉड्यूल से कनेक्शन नहीं है, वो तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक बात है जो सोचनी चाहिए सरकार को। वैसे जो पेरेंट्स को, वहाँ जो टीचर्स हैं वो ये यकीन दिला रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, तो ये सब यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस मामले में तमाम जानकारियाँ धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही हैं। तो आइसिस और अल कायदा की विचारधारा को लेकर के मतभेद थे। नंबर 2, पैसे को लेकर के उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच अक्सर विवाद हुआ। नंबर 3, विवाद इतना बढ़ गया कि आदिल रादर जो सहारनपुर से पकड़ा गया, डॉक्टर आदिल रादर की शादी में भी उमर नहीं गया था अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन लगातार चिंता का विषय है कि पहले जो कम पढ़े लिखे लोग, समाज के उस तबके के लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता था, अब पढ़े लिखे लोग ही ब्रेन वॉश्ड हैं। तो ये खतरनाक ट्रेंड है। अब आगे क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस मामले में जो जानकारी मिल रही है, हमें लगता है कि हमें दर्शकों को बतानी चाहिए कि किस तरीके से ये आतंकी मॉड्यूल तैयार हुआ और ये ब्लास्ट किया गया। सीधे ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई, और उसी विस्फोटक जो ब्लास्ट हुआ नौगाम में गलती से सैम्पलिंग के दौरान उसमें 9, तो उस विस्फोटक से अब तक 24 लोगों की जान गई है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।